हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू IBACIU के लिए पार्ट नंबर 8 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मेरे दो पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे हमारा GS कोर्स आता है। हमारे दोनों कोर्सेज बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में आते हैं हमारे स्टडी IQ ऐप के ऊपर, तो परचेज कर सकते हैं। आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों को बता सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, किसके टाइम पे जो पहला चाइनीज़ ट्रैवलर जो आया था वो आया था। पहला चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे इंडिया में कौन आया था? फाहियान आया था, ठीक है। और ये किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान के टाइम पे आया था। और ये जो फाहियान है, ठीक है, ये जो है जो हमारे बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनकी जो है जहाँ पे नेपाल लुम्बिनी के अंदर जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है वहाँ पे ये गए थे। और इन्होंने जो है गुप्तास के बारे में वहाँ पे मेंशन भी किया है और बहुत सारी जो चीज़ें बताई हैं कि फाहियान ने बताया है कि हाँ, जो श्रीलंका के लोग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहते थे, जो है राक्षस वगैरह भी यहाँ पे रहते थे। मतलब ऐसी चीज़ें इन्होंने बात करी गई है, बट पता होना चाहिए आपको। क्लियर। लुम्बिनी मैंने आपको बताया, लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है। और प्लस यहाँ पे एक पिलर है, रुमनदेई पिलर। रुमनदेई पिलर मैंने आपको बताया था किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको विक्रमादित्य का टाइटल भी है, विक्रमादित्य का टाइटल भी है। और द सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आयरन पिलर मेहरौली। आयरन पिलर जो है लोहे का स्तंभ जो है मेहरौली के अंदर, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पे है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त जो हैं ये इनको कविराज के नाम से भी नवाजा जाता है, कविराज, ठीक है। सिक्कों के ऊपर वीणा प्ले करते हुए इनकी पिक्चर भी है। और प्लस इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला था? V.A. स्मिथ ने इनको बोला था। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, एक प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है जिसे आप इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं, वो समुद्रगुप्त के नाम पे देखने को आपको मिलती है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन जो है ये महाराज अधिराज हैं, ठीक है। और इनकी जो शादी हुई थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ इनकी शादी हुई थी। हर्षवर्धन जो है इनके टाइम पे कौन आया था? ह्यूनसांग आया था, ह्यूनसांग, जिन्हें हम कहते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, जगह जगह के ऊपर ये घूमने गया था। और प्लस जो है हर्षवर्धन जो है ये खुद लेखक हैं। रविकृति नाम की पुस्तक, ठीक है, नागानंदा और जो है आपकी प्रियदर्शिका, ये पुस्तकें जो हैं हर्षवर्धन ने खुद लिखी हैं। हर्षवर्धन जो है साउथ इंडिया में चला गया था। चालुक्य के राजा पुलाकेशिन द्वितीय, पुलाकेशिन सेकंड ने हराया था हर्षवर्धन द्वितीय को, सेकंड को हराया, हर्षवर्धन को हराया था। और इसकी जो हार है वो लिखी गई है रविकृति की इंस्क्रिप्शन में। रविकृति की इंस्क्रिप्शन कौन सी थी? आहियोल इंस्क्रिप्शन, आहियोल इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है, मेडिटेरेनियन सी से नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की साइड पे जो बारिश आती है भूमध्य सागर से निकल के, तो वो कौन सी बारिश होती है? उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो टर्की से मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट होती है और ये बारिश करती है आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर। सर्दियों के अंदर, विंटर्स के अंदर बारिश होती है, विंटर रेनफॉल कहते हैं। वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को आपको मिलती है। और ये नॉन मानसूनल है, मानसून नहीं होती, ये नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन है, बारिश है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉर्वेस्टर की बात करते हैं, इनको काल बैशाख कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, काल बैशाख। कहाँ पे? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। लू जो होती है ये गर्म हवा होती है और ये आपके इंडो गंजेटिक प्लेन जिसे आप कह सकते हो जो नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, उत्तरी भारत में इसको कहते हैं। मैंगो शार ये आपके प्री मानसून शार होती हैं, मतलब प्री मानसून, मानसून से पहले जो बारिश होती है वो ही होती है। और ये होती है कहाँ पे? कर्नाटक में, केरल में, कोंकण में, गोवा में ऐसे देखने को मिलती है। और ये जो है आपको, इसको हम अप्रैल रेन्स के नाम से भी जानते हैं, समर शार के नाम से भी इनको जाना जाता है, समर शार के नाम से भी जानते हैं। और एक होती है टी शार, जो है टी शार। टी शार क्या होती है? जो आपकी जो चाय की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है, असम वगैरह में देखने को मिलती है। इसको आप बारदोली चेरहा भी कहा जाता है, बारदोली चेरहा भी बोला जाता है। और बोर्दो चिला भी बोलते हैं, बोर्दो चिला भी बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एक होती है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम भी होती है हवा। चेरी ब्लॉसम जो होती है ये आपकी कॉफ़ी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, कॉफ़ी शाह, चेरी ब्लॉसम, ये देखने को मिलती है आपको केरल में और कर्नाटक वाले रीजन में, केरल और कर्नाटक वाले रीजन में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज द राइट वन।
पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। पावर हाउस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है। व्हाट इज एटीपी मॉलिक्यूल? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम इसको खर्च कर लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, इसीलिए हम एटीपी मॉलिक्यूल को हम और क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइट। क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये लिपिड्स आपके फैट बनाते हैं, और रफ वाले जो होते हैं ये प्रोटीन बनाते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ न्यूक्लियस, केंद्रक, डीएनए होता है इसके अंदर, और प्लस जो होता है ये कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी इसे कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब साइटो, सेल, प्लाज्म मतलब पानी। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर जो है आपका वाटर है, लिक्विड है, जो है आपका वाटर है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। साइटोप्लाज्म जो है एक पार्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म जो होता है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहा जाता है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, क्योंकि इसी चीज़ को अगर है तो सेल जिंदा है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सो बबल्स लुक कलर्ड व्हेन वियर्ड इन द वाइट लाइट। देखिए सो बबल्स के ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं, अगर उसने पूछा कलर्ड के ऊपर, अगर उसने पूछा शाइन के ऊपर, दो तरीके से पूछते हैं। अगर सो बबल शाइन करता है तो उसमें TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लगता है, और अगर कलर्ड देखें तो आपका क्या होता है कि यहाँ से क्रेस्ट और ट्रफ इस तरीके से मिलते हैं, क्रेस्ट और ट्रफ, जो क्या करता है? इंटरफेरेंस पैदा करता है, जिसके कारण सो बबल का कलर आता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट बाय द थिन लेयर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। स्कैटरिंग के ऊपर बात करते हैं, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द ओशन, ये सारा कुछ, नीला कलर जो है आसमान का, पानी का, ये स्कैटरिंग के कारण देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। सोप सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, सोडियम और पोटाशियम आयन होते हैं आपके, ठीक है, और सोडियम एंड पोटाशियम आयन ऑफ फैटी एसिड वगैरह देखने को मिलते हैं। जो सोडियम होता है और एक पोटाशियम होता है, ठीक है। सोडियम वाला जो होता है ये आपका जो नहाने वाली जो हमारे कपड़े धोने वाली जो है, क्लोथ साफ़ करने वाली होती है सोडियम वाली। अगर नहाने वाली पूछे बाथिंग साबुन तो उसके अंदर पोटाशियम देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। पतली परत द्वारा प्रकाश का हस्तक्षेप होता है जिसके कारण जो है वो कलर दिखता है। नेक्स्ट देखिए जी, 10 डिग्री चैनल जो होता है कौन सा आइलैंड को सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल ये आपका एक 10 किलोमीटर का एक एरिया है जो आपका लिटिल अंडमान और आपका जो है कार निकोबार को सेपरेट करता है, या फिर आप अंडमान निकोबार को भी कह सकते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अंडमान का कौन सा हिस्सा है? वो अंडमान का जो हिस्सा है वो है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, और बीच में सेपरेट करता है किसको? कार निकोबार को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल जो है आपका सेपरेट करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है, ये आपका लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा जो केमिकल है जो आपका ब्यूटी पार्लर्स के अंदर बालों को सेट करने के लिए हेल्प करता है, बालों को एक ही जगह के ऊपर पोजीशन करने के लिए हेल्प करता है? तो वो होता है सल्फर। सल्फर बेस जो है आपका केमिकल देखने को आपको मिलता है। क्लियर। आंसर इज डी ऑप्शन। अगर मैं बात करता हूँ ऑनियन की जो स्मेल होती है वो पोटाशियम के कारण देखने को मिलती है, और जो साबुन आंखों में आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं, वो आपका सल्फर के कारण देखने को आपको मिलता है। सल्फर मैंने आपको पोल्यूशन के बारे में बताया था, अगर आपका एटमॉस्फेयर में सल्फर पोल्यूशन है तो इसका मतलब वहाँ पे लाइकन जो होंगे एब्सेंट होंगे, और अगर वो लाइकन वहाँ पे प्रेजेंट है तो हवा वहाँ पे साफ है। लाइकन क्या होता है? एल्गी और फंगस का मिश्रण, एल्गी और फंगस का मिश्रण आपका लाइकन कहलाता है। एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, और फंगस की स्टडी को बोलते हैं हम माइकोलॉजी। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? देखिए पहली बात तो अगर इलेक्शन की बात करें तो 54 में लिखा हुआ है, लेकिन किस तरीके से होता है वो किस में लिखा हुआ है? जैसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, डिफरेंट स्टेट्स पार्टिसिपेट करती हैं, सिंगल ट्रांसफर वोट होती है, ये सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं ये आपके आर्टिकल 55 में लिखी गई हैं। लेकिन 54 में लिखा हुआ है ऑल द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 54 में लिखा गया है। सिस्टम जो होता है वो 55 में लिखा गया है।
आंसर इज ए ऑप्शन। 61 किसके बारे में बात करता है? इम्पीचमेंट के बारे में, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था हटाने के लिए किसी भी सदन से, आइदर हाउस, किसी भी सदन से 1/4 मेंबर्स की मंजूरी, 14 दिन का राष्ट्रपति के पास टाइम, अगर ना बोले 14 दिन के अंदर अंदर, फिर 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करके दोनों अलग अलग सदन से उसको हटाया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। 65 क्या बताता है? 65 बताता है आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है आपका प्रेसिडेंट जब उनकी वैकेंसी होती है। अब बात यह है कि राष्ट्रपति एब्सेंट कब होगा? या तो बीमार हो, या फॉरेन टूर पे गया हो, या डेथ होगी हो, ठीक है, या फिर उसके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चल रहा हो, या फिर 5 साल कंप्लीट हो चुके हों, तब जाके आपका वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तक प्रेसिडेंट की सीट पे बैठता है। और कितना टाइम मैक्सिमम बैठ सकता है? 6 महीने। ये ध्यान रखना। अगर ये दोनों एब्सेंट हैं तो कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीट के ऊपर बैठेंगे, यानी कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है आपके एक बार ऐसे बैठे थे 1969 में, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये ऐसे बैठे थे। आर्टिकल 51 की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है जिसमें हमने इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी को प्रमोट करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सिक्योरिटी को बना के रखना है। ये आपका 51 नंबर आर्टिकल बताता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अली आए लिगांग एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ये कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड होता है? ये कौन की स्टेट के साथ जो है एसोसिएटेड होता है? इट्स अली आए लिगांग, ये जो है आपका असम के साथ संबंधित है। आंसर इज ए ऑप्शन। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और मानस नेशनल पार्क है, दिब्रू कोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, और आपका वन मोर इज काजीरंगा, मानस, नामेरी एंड ओरांग नेशनल पार्क है। ये काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, मानस, ये सारे के सारे चारों के चारों जो हैं आपके टाइगर रिजर्व भी हैं, और दिब्रू साइकोवा सिर्फ और सिर्फ क्या है? नेशनल पार्क है। ध्यान रखिए, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। असम के अंदर जो है एक मजूली आइलैंड भी है। मजूली आइलैंड जो है आपका रिवराइन आइलैंड है, रिवर्स द्वारा बनाया गया आइलैंड है। क्लियर। इसके अलावा जो है कुछ आपके इसमें जो है पता होने चाहिए कि आपके यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि आपका बोगली जो होता है, बोगली बिहू, यहाँ पे बिहू डांस फॉर्म बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सिक्किम के अंदर जो है लोसार, सिक्किम के अंदर लोसार, सागा दावा, ठीक है, देखने को आपको मिलता है। और सिक्किम जो है आपका पहली ऑर्गेनिक स्टेट है हमारी इंडिया की, और ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट बनाई गई थी। कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बिहार की बात करते हैं तो छठ पूजा आपको पता है सबको यहाँ पे। और गांधी ऑफ बिहार किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सी एक बुक लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लिखी थी, ध्यान रखिए, ठीक है। उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पे रथ यात्रा जो है आपका फेमस बहुत ज़्यादा है, और राजा प्रभा बड़ा फेमस है, राज प्रभा बड़ा फेमस है यहाँ पे, ठीक है, राजा प्रभा यहाँ पे फेमस है। उड़ीसा के अंदर जो है गाहिर माथा बीच है, वहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं, वहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं, और ये ऑलिव रिडले टर्टल आते हैं साइबेरिया, रशिया से आते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। इनमें से कौन सा जो विटामिन है जिसको हम एर्गो कैल्सीफिरोल कहते हैं? कैल्सी मतलब कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन, ठीक है, एर्गो कैल्सीफिरोल कहा जाता है। ये आपका हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को सही करने में आपको हेल्प करता है, यानी कि आपकी जो पैराथायरॉयड की एक्टिविटी है अगर कम हो जाए उसको ठीक करता है। और ये कौन सा है? आपका विटामिन D2। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। विटामिन D3 की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं कोलेकैल्सीफिरोल इसको कहा जाता है। और B12 की बात करें तो आपका साइनोकोबालामिन इसको कहा जाता है, ठीक है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इसको कहते हैं। विटामिन B6 कहते हैं हम पायरिडॉक्सिन को इसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये एर्गो कैल्सीफिरोल D2 और कोलेकैल्सीफिरोल D3। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जो वर्ल्ड डे है डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट के लिए, मरुस्थलीकरण और सूखे के लिए कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाता है जून 17 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। वह जून 20 जो होता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इसको कहते हैं। जुलाई 20 जो होता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे भी इसको कहा जाता है। और हीमोफीलिया जो होता है जेनेटिक डिजीज़ होती है, अगर आपका ब्लड जो है निकलने लग जाए बॉडी से तो निकलता ही जाता है, क्लॉटिंग जो है बहुत ज़्यादा लेट में होगी। पहली बार इसको क्वीन विक्टोरिया के अंदर देखा गया था, इसीलिए इसको रॉयल्स डिजीज़ के नाम से भी हम जानते हैं, रॉयल्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं हीमोफीलिया को। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस पोर्ट का जो नाम है वो दीनदयाल पोर्ट रखा गया है? दीनदयाल पोर्ट ये रखा गया था कांडला पोर्ट को। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। दीनदयाल पोर्ट इज कांडला पोर्ट। और हाल फिलहाल में न्यूज़ में था एक कोलकाता पोर्ट का जो नाम है वो क्या रखा गया इन्होंने? श्यामा प्रसाद
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है आपका पोर्ट रखा गया था। क्लियर। एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, और ये जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में नावा शेवा भी इसको कहा जाता है, नावा शेवा। क्लियर। आंसर इज डी ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ आपके पोर्ट्स हैं, पता होने चाहिए। दीनदयाल पोर्ट जो है गुजरात में, पारादीप उड़ीसा में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुंबई दैट इज़ महाराष्ट्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट वेस्ट बंगाल, चेन्नई जो है तमिलनाडु में, न्यू मंगलुरु कर्नाटक में, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में, इट्स कामाराजार तमिलनाडु में, कोची केरल में, मुरमुगाव पोर्ट गोवा के अंदर देखने को आपको मिलता है। सो दीज आर द पोर्ट्स जो आपके डिफरेंट जगह में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, रॉक शेल्टर ऑफ भिमबेटका जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? भिमबेटका की जो रॉक शेल्टर है ये कहाँ पे पाया जाता है? पहली बात तो ये जो है आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्कियोलॉजिकल साइट है और इसके अंदर जो है आपके प्री हिस्टोरिक पेलियोलिथिक और मिजोलिथिक पीरियड के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलती हैं। क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट वन, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए जी, लेसल पट्टू जो है एक फोक डांस है, ये कौन सी इंडियन स्टेट में देखने को आपको मिलता है? लेसल पट्टू जो है ये फोक डांस है, ये कौन सी स्टेट में देखने को आपको मिलता है, ये आपको बताना है। लेसल पट्टू जो देखने को मिलता है दैट इज इन द नागालैंड। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, नागालैंड। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपकी इंग्लिश है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज हेयर। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। लेसल पट्टू इज द नागालैंड डांस। और यहाँ पे कुछ आपको स्टेट्स के नाम बता देता हूँ। गोवा में कोली, फुगड़ी, शिगमो, केरल में कथकली क्लासिकल है, मोहिनीअट्टम है, कर्नाटक में यक्षगन बड़ा फेमस है, सूगी, करबगा और लंबी, नागालैंड में रंगमा, बैम्बू डांस और जीलांग, बैम्बू डांस बड़ा फेमस है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि एक लावनी डांस के बारे में पूछा जाता है, तो लावनी डांस कहाँ पे है? दैट इज़ इन द महाराष्ट्र, ठीक है। बिहू कहाँ पे है? बिहू है आपका दैट इज़ इन द असम, ठीक है। और कथकली यहाँ पे हो गया। भारतनाट्यम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और उसके बाद कुचिपुड़ी जो है आपका कहाँ पे है? आंध्रा में। कथक जो है आपका नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से स्टेटमेंट बताइए, इवेपोरेशन के लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? वाष्पीकरण के लिए, जब भी वाष्पीकरण होगा लिक्विड से क्या होगा? वेपर बनेगा, और कोई भी चीज़ होगी जो जहाँ से लिक्विड ऊपर उठेगा वो ठंडी हो जाएगी, कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो मतलब इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। अब बात ये है कि इसमें स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी करेक्ट है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन द ह्यूमिडिटी लेवल, ये पॉइंट आपका गलत है। ह्यूमिडिटी होती है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। और सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। विंड स्पीड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है आपका जो है इवेपोरेशन भी सही हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, गलत। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका बी ऑप्शन बनेगा। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता किसके ऊपर, जो भी आपके पार्टिकल्स उसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ कर जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन विंड स्पीड बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी जो है स्टे कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि जो गर्म हवा होती है उसके अंदर पानी को कैप्चर करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक्सप्लोरर आया था सी रूट से 1498 में? 1498 में कौन सा जो है आपका एक्सप्लोरर आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो आया था वो आया था केप ऑफ गुड होप से, केप ऑफ गुड होप से देखने को आपको मिला था, वो आया था, ठीक है, हमारे इंडिया में। और जो है ये कौन था? पुर्तगीज़। पहले पुर्तगीज़ आए थे इंडिया में और लास्ट में भी पुर्तगीज़ गए हैं 1961 के अंदर। क्लियर। गोवा को आज़ाद करवाया था ने पुर्तगीज़ से। विजय जो है ऑपरेशन विजय था उस टाइम पे। पुर्तगीज़ हमारे देश में टोबैको भी उगाने लेके आए थे और जहांगीर के टाइम पे ये उगाया गया था पहली बार, याद रखिए। क्लियर। मेगास्थनीज की बात करते हैं तो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका, क्लियर, और मेगास्थनीज ने, और मौर्य टाइम के ऊपर आया था। मार्को पोलो की बात करते हैं तो ये वेनिशियन ट्रैवलर है, ठीक है, और पांड्या किंगडम के टाइम पे देखने को आपको मिला था, पांड्याज के टाइम पे देखने को आपको मिला था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर।
लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है वो क्या कॉन्सेप्ट होता है? डिमांड आप तब इंक्रीज करोगे जब आपके पास पैसा होगा। इसका मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, तो डैट मीन्स बाय मोर ऑफ ए गुड एज अ प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स। जैसी चीज़ों की प्राइस गिर जाती है तो जल्दी से जल्दी आप माल खरीदने लग जाओगे। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। सो नॉट इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड आप तब करोगे, डिमांड आप तब तक उठा लोगे सारी चीज़ें जब प्राइस गिरेगी, तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 1756 में 1756 के अंदर जो है कौन सा पहला बंगाल का नवाब बना था? अलीवर्दी खान की डेथ के बाद। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है बंगाल ऑफ नवाब बना था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। इन्होंने दस्तक राइट दिए हुए थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड दिया हुआ था किसको? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए हुआ था, ड्यूटी फ्री ट्रेड करते थे। लेकिन इस दस्तक राइट का मिस यूज़ किसने किया? अंग्रेजों ने, इंग्लिश पीपल ने जो है इसका मिस यूज़ किया, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला ने क्या किया था? 1756 में ही 123 सोल्जर्स को, अंग्रेजों के सोल्जर्स को एक काल कोठरी में डाला और मर गए, और उस ट्रेजेडी को हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी का बदला लेने के लिए जो है रॉबर्ट क्लाइव और किसकी जो है लड़ाई हुई थी? सिराजुद्दौला की। डेट वाज बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, 23 जून 1757। और इसमें क्या हुआ था? मीर जाफ़र उसने सेना के राह सारे रॉबर्ट क्लाइव को बता दिए थे, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गया। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछा पहला नवाब बताइए बंगाल का कौन था? डेट वाज मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान जो है आपका पहला नवाब ऑफ बंगाल था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित जी, ये आपकी जो है पहली इंडियन वुमेन और महिला, पहली इंडियन भी और पहली महिला राष्ट्रपति भी और अध्यक्ष भी विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजयवाड़ा नहीं है, इट्स विजय लक्ष्मी पंडित। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो आईएनसी जब हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1925 के अंदर पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट ये रही थी आईएनसी की। वैसे पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी आईएनसी की? डेट इज आयरलैंड से आई हुई लेडी एनी बेसेंट। क्लियर, ये ध्यान रखना। 1917 में कैलकाटा सेशन में, और 1925 में सरोजिनी नायडू का दो नाम जुड़ता है। सरोजिनी नायडू ने लखनऊ पैक्ट हुआ था एक 1916 में, जहाँ पे आपके पहली बार हिंदू मुसलमान दोबारा से इकट्ठे हुए थे, और इस पैक्ट के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजिनी नायडू जी ने क्या बोला था? अम्बेसडर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि ये अम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। सरोजिनी नायडू जो है जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन के अंदर, तो वहाँ पे विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किसने किया था? सरोजिनी नायडू जी ने किया था। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि सरोजिनी नायडू जो है आपके विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, तो गांधी जी के साथ जो है पीछे एक लेडी चल रही थी, डेट वाज सरोजिनी नायडू। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। इनमें से किसकी कमी के कारण जो है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? देखिए प्रोटीन जो होते हैं ये 4 चीज़ों से बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ इसेंशियल पार्ट, और प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड 2 तरीके के होते हैं, एक इसेंशियल होते हैं आवश्यक, और एक होता है नॉन इसेंशियल अनावश्यक। क्लियर। इसेंशियल इसीलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी को नीड होती है, हम बाहर से नहीं खा पाते। नॉन इसेंशियल को नॉन इसेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें बॉडी आपकी खुद बनाती है, हमें बाहर से नहीं लेने पड़ते। क्लियर। और हमारी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जो है सेल ग्रोथ में आपको हेल्प करता है, सेल रिपेयर में आपको हेल्प करता है, और इसकी कमी से 2 रोग हो जाते हैं, एक होता है क्वाशियरकर हो जाता है और एक हो जाता है मरासमस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। क्वाशियरकर क्या होता है कि हाथ में पतले हो जाते हैं और पेट मोटा हो जाता है। मरासमस में क्या होता है? मसल्स मांसपेशियां लूज हो जाती हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अब नाउ इज अर्थराइटिस, गठिया जिसे हम कहते हैं। जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं? अर्थराइटिस। जोड़ों की ग्वाइटर आपका थायरोक्सिन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण देखने को मिलता है, और थायराइड ग्लैंड जो होती है इन्फ्लेम कर जाती है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण देखने को मिलता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए जी, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिश करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपका UNDP जो है रिप्रेजेंट करती है, HDA वगैरह का इंडेक्स वगैरह ये देती है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वगैरह ये प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर हम 3 चीज़ों को देखते हैं, एक तो देखते हैं हम हेल्थ को, ठीक है, और एक हम देखते हैं एजुकेशन को, एक देखते हैं हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। ये 3 चीज़ें देखने को आपको मिलती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। क्लियर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है 1 जनवरी 1995 को रखा गया था। एक्चुअली इसका जो पहला नाम था वो था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसको कहते हैं, और ये बना था 1948 में, जिनीवा इसके हेडक्वार्टर थे, और इसका नाम 1 जनवरी 1995 को WTO रखा गया था। और उस टाइम पे 8वां राउंड चल रहा था गैट का, डेट वॉज रुग्वे राउंड, रुग्वे राउंड चल रहा था। और उस मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे? डंकल, इसीलिए हम डंकल अकॉर्ड के अकॉर्डिंग कहते हैं कि गैट का नाम जो है आपका WTO रखा गया था। ILO सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ये बनी थी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के भी हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर है। लेबर डे कब होता है आपका? डेट इज़ 1 मई को देखने को आपको मिलता है, 1 मई को। उसके बाद आ जाओ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है लॉन्ग टर्म के लिए पैसे देते हैं मेंबर नेशंस को, और ये रिपोर्ट तैयार करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देते हैं, और एक देते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये प्रोवाइड करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। और UNDP जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए रिपोर्ट भी तैयार करते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के लिए भी, और HDA के लिए भी ये रिपोर्ट देते हैं। क्लियर। एक चलो आपको और बता देता हूँ, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये किसके लिए बताते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी कि बाहर से हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से दिखती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। क्लियर। ये रिपोर्ट्स जो देते हैं ये भी आपका कौन देता है? IMF देता है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। UNDP इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर हैं, और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन के अंदर हैं। ILO के हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिए जिनेवा, WTO भी जिनेवा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। किस पर्सन ने मैसूर को रूल किया था अंडर द सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि के अंदर, जब ब्रिटिशर ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था बैटल ऑफ श्रीरंगापट्टनम में, श्रीरंगापट्टनम में हराया, और 1799 के अंदर जो है टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। उसके बाद सब्सिडरी अलायंस साइन करी गई थी, सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ले ने चलाई थी 1798 में, 1798 में चलाई थी। और उसके बाद पहली जो स्टेट थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद जिन्होंने साइन किया था ट्रीटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैसूर को रूल किसने किया था टीपू सुल्तान के बाद? तो वो किया था वोडायर ने किया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वोडायर इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट वन। श्रीरंगापट्टनम से मेरे दिमाग में एक चीज आती है, श्रीरंगापट्टनम जो है ये कैपिटल थी टीपू सुल्तान की। यहाँ पे इन्होंने जो है ट्री ऑफ लिबर्टी को उगाया हुआ था। ट्री ऑफ लिबर्टी का मतलब कि हाँ लिबरल हैं यहाँ पे लोग, सबको सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं, सबकी बातें यहाँ पे सुनी जाती थी। क्लियर। और टीपू सुल्तान जो है जैकोबियन क्लब का मेंबर था। जैकोबियन क्या था? एक फ्रेंच क्लब था जिसमें सारी ट्रेनिंग मिलती थी, फ्रेंच क्लब का मेंबर था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। क्वार्ट्ज का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है क्या होता है। क्वार्ट्ज इज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। बाकी ये भी आपको याद कर लीजिए, ये भी पेपर में पूछा जाता है, सल्फर, कॉपर, कैल्साइट, क्वार्ट्ज एंड पायराइट। पायराइट इज FeS2, इसको हम और क्या कहते हैं? आयरन पायराइट, और इसको हम और क्या बोलते हैं? फूल्स गोल्ड के नाम से भी हम जानते हैं, फूल्स गोल्ड के नाम से। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगर आप मूव करते हैं, आप मिरर की तरफ मूव करते हैं एट द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपकी इमेज कितनी नज़र आती है? देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप मिरर के ऊपर की तरफ बात करोगे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, आप इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो स्पीड नजर आएगी इसकी डबल नजर आएगी। बस ये याद रखना, ठीक है। सपोज करो, एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ऐसे आपका मिरर है, यहाँ पे आपको 10 डिग्री एंगल से जो है आप इमेज दे रहे हो, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक कितनी होगी? 20 डिग्री से हो जाएगी। अगर उसने बोला कि मिरर में आप 20 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहे हो, तो बाहर से कितनी पे आएगी? तो आप 10 डिग्री हाफ करोगे। अगर यहाँ पे उसने बोला कि जो इमेज जो हो रही है आपके मिरर के अंदर अप्रोच कर रही है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मतलब अप्रोच जो है मिरर की तरफ कितनी टाइम से कर रही है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रही है। तो अब इसने इमेज जो पूछी है वो मिरर के अंदर पूछी है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका
ये बनेगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज करो कि ये मिरर है, ठीक है। मिरर के अंदर आपको फुल इमेज देखनी है, मिरर के अंदर आपको फुल इमेज देखनी है। तो ये आपको फुल इमेज यहाँ पे दिखेगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपसे पूछे कि मिरर इमेज में आपको फुल इमेज देखनी है तो आपको जो शीशा होगा वो कितना चाहिए होगा। जब भी आप मिरर में देखेंगे तो आपको डबल होगा। तो इसका मतलब मुझे मिरर कितना दिखेगा, मुझे मिरर होना चाहिए हाफ। अगर मैं हाफ मिरर ले लूं अपनी हाइट का, तभी मुझे मिरर में फुल इमेज नजर आ जाएगी, क्योंकि मिरर में जो चीज नजर आएगी वो डबल नजर आएगी। तो इसीलिए मुझे मिरर जो हो चाहिए मेरी हाइट का हाफ चाहिए, ध्यान रखना। यही क्वेश्चन है। मिरर की तरफ आप स्पीड जा रहे हैं 10 सेंटीमीटर की तरफ से, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहाँ पे मिरर में 20 दिखेगी। एंगल आपका 10 डिग्री है, मिरर में कितना दिखेगा 20। आप बाहर से हाफ दिख रहे हो तो मिरर में क्या दिखोगे, फुल दिखोगे। तो ये आप ध्यान रखना है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू का कौन सा पार्ट नहीं है। मेघालय इज द अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे जो है बादली बादल हो रखे हैं, और यहाँ पे 3 हिल्स होती हैं, गैरो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये तीनों हिल्स हैं, लेकिन पलामू हिल्स नहीं है। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। पलामू हिल्स कहाँ पे हैं, झारखंड में देखने को आपको मिलती हैं, झारखंड में। आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेशनल सॉन्ग के लिए जो है फीचर हुआ था, कौन से नॉवल के अंदर जो है फीचर हुआ था। नेशनल सॉन्ग जो हुआ था आनंद मठ के अंदर देखने को आपको मिला था। सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आनंद मठ इज द करेक्ट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा गया है, और ये पब्लिश कब हुआ था, 1882 के अंदर, और ये सन्यासी रिवोल्ट से प्रभावित है। सेवा सदन की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी ने लिखी है ये बुक, प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की और पुस्तकें बड़ी फेमस हैं, गोधान और गोभान, ये बड़ी फेमस पुस्तक हैं। देवी चौधरानी की अगर हम बात करते हैं तो देवी चौधरानी भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है 1884 में। ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1884 में, और ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई है। दुर्गेश नंदिनी की अगर हम बात करते हैं तो दुर्गेश नंदिनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है 1865 के अंदर, 1865 के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। और यहाँ पे जो पिक्चर नजर आ रही है आपको, ये क्या है, ये आपकी भारत माता की पेंटिंग है। इसको पहली बार किसने बनाया था, अबेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अबेंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसको तैयार किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आनंद मठ इज द राइट वन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इसका मतलब क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमने उसके कंपाउंड नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करके दोबारा से हमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करवाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजफुल कंपाउंड्स, जिसे हम यूजफुल कंपाउंड में क्या आ गया, नाइट्रेट और नाइट्राइट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसके अंदर हम कन्वर्ट करवा देते हैं और एट द एंड जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को आपको मिल जाती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वायुमंडल नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में संवहन। नाइट्रोजन जो होता है मैंने आपको बताया था इसेंशियल पार्ट होता है आपका अमीनो एसिड का। नाइट्रोजन को हम एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं। जो भी लेस वगैरह के पैकेट होते हैं उसके अंदर हवा जो होती है वो नाइट्रोजन की देखने को मिलती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर। और यहाँ पे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। देखिए जी, नाइट्राइट और नाइट्राइट में जब कन्वर्ट होता है तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करी जाती है, और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोकोकस वगैरह के बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूजफुल कंपाउंड में डिवाइड कर देते हैं। जब आपका जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट दोबारा से आपका जो है फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है तो इसमें आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। जो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब जो है दोबारा से नाइट्रेट और नाइट्राइट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। सीडोमोनास उसको कहा जाता है। सीडोमोनास बैक्टीरिया होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्लियर। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं ये भी आपको हेल्प करते हैं, और ये इनकी रूट्स के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया भी रहता है। अजोला एनाबिना जी जो है ये आपका क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉस्टॉक, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में आपको ये सारी चीज़ें हेल्प होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सब चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना और हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है। और मेनली इज द जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको कहा जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आपका डेट इज ऑक्सीडेशन। और बर्निंग
करना हो और करोजन करना हो, दोनों में आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन की नीड होती है, यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्लियर। ऑक्सीडेशन के अंदर जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज हो जाते हैं, ठीक है, और रिडक्शन के अंदर जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को हम गेन कर लेते हैं। ध्यान रखिए, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हुज इन्वेंशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो है किसने डेवलप करवाया था? पोलियो वैक्सीन को डेवलप किसने करवाया था? ये जॉन सॉक ने करवाया था। इसको सॉक वैक्सीन भी हम इसको कहते हैं, सॉक वैक्सीन भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिए, सॉक वैक्सीन। क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। पोलियो जो होता है वायरस के कारण देखने को आपको मिलता है। लीनियस पॉलिंग की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में हमें इन्होंने बताया था, प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। आंसर इस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विष्णु टेम्पल है एक कहाँ पे? अंगकोर वट के अंदर, कंबोडिया के अंदर। ये किसने बनवाया था? ये सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। सूर्यवर्मन सेकंड ने ये बनवाया था, बस याद करना है इसको। देखिए जी, बजट के अंदर जो होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हम क्या कहा जाता है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब जहां को हम प्लान करके नहीं चलते। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डिफेंस की चीज़ें आ गई, पेंशन हो गया, जनरल सर्विसेज हो गई आपकी, ठीक है, जनरल सर्विसेज होगी, जो ग्रांट्स आप प्रोवाइड कर देते हैं स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरी को, वो हो जाएगा। फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो आप ग्रांट्स प्रोवाइड करोगे, लोन्स देखोगे आप पब्लिक सेक्टर कंपनीज को। क्लियर। पेंशन सर्विसेज होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं नॉन प्लान होती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नॉन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डिफेंस हो गया, स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपका प्लान नॉन प्लान के अंदर आती हैं। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नॉन प्लान के अंदर नहीं आती, तो इसका मतलब डी ऑप्शन बनेगा। इसने पूछा था नॉट ए नॉन प्लान। क्लियर। ये सारी की सारी नॉन प्लान देखने को आपको मिलती हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। द फेमस विश्वनाथ टेम्पल जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है? विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। जगन्नाथ टेम्पल पुरी के अंदर देखने को मिलता है। पचमढ़ी आपको जो है नेशनल पार्क भी है, दैट इज इन द मध्य प्रदेश। और इलोरा केव्स हैं, जिसमें आपकी 34 केव्स देखने को आपको मिलती हैं, जिसमें 17 हिंदूज़ के लिए, 12 बुद्धिज़्म के लिए और 5 जैनिज़्म के लिए हैं। और एक है अजंता केव्स। अजंता केव्स जो हैं आपकी 30 की 30 केव्स जो हैं पूरी की पूरी बुद्धिज़्म के लिए है। जातक टेल्स लिखी गई हैं, द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान की लिखी गई हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। गोमतेश्वर स्टैचू जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये वही है जहाँ पे भद्रबाहु और प्लस चंद्रगुप्त मौर्य जो है चले गए थे साउथ इंडिया में, जो है जैन जो है जिन्हें हम क्या कहते हैं दिगंबर्स, जो नगन अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो गोमतेश्वर स्टैचू कहाँ पे है? श्रवणबेल गोला के अंदर, कर्नाटक के अंदर देखने को आपको मिलता है। श्रवणबेल गोल कर्नाटक के अंदर देखने को आपको मिलता है। और इसको कमीशन किसने किया था? गंगा डायनेस्टी ने। गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर और कमांडर दैट इज कॉल्ड चवनदाराया, ठीक है, इन्होंने जो है कमीशन किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एलोरा केव्स मैंने आपको बता दिया 34 केव्स होती हैं, और अगेन 17 हिंदू, 12 बुद्धिज़्म, 5 जैनिज़्म। क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। श्रवणबेलगोल इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? एक्सरसाइज डजंट हेल्प इन मैनेजिंग साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, ये आपका पॉइंट गलत है जी। आपका एक्सरसाइज तो हेल्प करती ही करती है हमें कि हाँ हमारा साइकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। एक्सरसाइज जो होती है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को इंक्रीज करती है, सही है। डायबिटीज़ के रिस्क को कम करती है, सही है। और बोन हेल्थ को भी सही करती है, ये भी सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, क्योंकि यही स्टेटमेंट आपके करेक्ट नहीं है, बाकी सारी करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, अरीबदा क्या होता है? अरीबदा ऐसे होता है कि जिसके अंदर जो है आपके जो है ये गाहिर माथा बीच है। क्या है? गाहिर माथा बीच है ये। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर। क्लियर। यहाँ पे क्या होते हैं? ऑलिव रिडले टर्टल ऐसे आ जाते हैं और ये मास नेस्टिंग करते हैं, जो टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट बन जाता है। क्लियर। गाहिर माथा बीच, ऑलिव रिडले टर्टल, और उड़ीसा के अंदर साइबेरिया से आते हैं, ये साइबेरिया रशिया से आते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। आंसर इज ए ऑप्शन। और उड़ीसा के अंदर जो है आपका चिलिका लेक भी है, जो लेगून लेक है आपकी, ठीक है। और एक है आपकी भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। विक्टोरिया आइलैंड जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये है विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड आपका स्थित है आर्कटिक ओशन के अंदर, आर्कटिक ओशन में स्थित है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आर्कटिक ओशन। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम के पीछे है, इंडिया के नाम पे पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा है, सबका है ये। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करते हैं, पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है आपका। और यहाँ पे
मेरियाना ट्रेंच देखने को आपको मिलते हैं, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। पैसिफिक ओशन के अंदर जो है आपका पैसिफिक ओशन के अंदर जो है रिंग ऑफ फायर भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे सारे वॉल्केनोज अर्थक्वेक देखने को आपको मिलते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपका एक करंट है, नॉर्थ अटलांटिक करंट, जो आपका क्या बनाता है, सारगासो सी। सारगासो सी जो है आप सारगासो सी एक ऐसा सी है जो विदाउट कोस्ट लाइन है, विदाउट कोस्ट लाइन, वहाँ पे उसके तटीय रेखा ही नहीं है, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन से ही घिरा रहता है ऐसे। क्लियर, नॉर्थ अटलांटिक करंट से ऐसे घिरा रहता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्कटिक इज द राइट वन, आर्कटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जहां पे माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ये कौन सा आपका आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 30। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। 17 नंबर क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करना। 32 नंबर क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जिसे आप कहते हैं हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, क्योंकि इसके अंदर हम रिट फाइल कर सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएं। आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो है हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आ जाओ 28वां नंबर। 28वां नंबर क्या बताता है, फ्रीडम है आपको अटेंडेंस की, किसकी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस वर्शिप आप प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन आपका होना चाहिए। उसमें अगर हल्का सा भी पैसा गवर्नमेंट का है तो वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएंगे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। आर्टिकल 30 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 30 ये वही है जी, अनटचेबिलिटी को दूर करना। 32 नंबर आर्टिकल आपको बता दिया, रेमेडीज वाला है, ठीक है। 28 वाला जो है आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। 30 वाला जो है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो आपका पेपर में क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डीएनए से आरएनए की इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, उसको हम क्या कहते हैं। डीएनए से आरएनए की जो इंफॉर्मेशन फ्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन, ये आपका प्रोसेस होता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्लियर, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इसका मतलब सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे यहाँ पे लिखा जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो क्या बनेगा, आरएनए से आपका डीएनए बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए जी, इनमें से ऐसा कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड होता है गवर्नमेंट्स के बीच में जहां पे आपके स्पेसिमेंस जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट के डू नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व को खतरा नहीं है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये हम देखते हैं आपका किसमें, साइट्स के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ, कन्वेंशन ऑन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के बीच में देखने को आपको मिलता है साइट्स के अंदर। क्लियर, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ओपेक की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये कार्टेल का रोल प्ले करते हैं। कार्टेल का मतलब ये होता है कि ये एक रेट फिक्स कर लेते हैं, किसी भी कंट्री से ये बोरो करेंगे तो वहां पे रेट फिक्स होगा पेट्रोल का। ब्रिक्स जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्लियर, गैट्स गलत लिखा हुआ है, गैट आपका इस वर्ड है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसका बाद में नाम हुआ था डब्ल्यूटीओ 1 जनवरी 1995 को 1995 के अंदर। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, साइट इज द करेक्ट आंसर। साइट्स के अंदर कुछ अपेंडिक्स आते हैं, ये पता होना चाहिए। ये साइट्स क्या करता है, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को जो भी थ्रेटन है उनका सर्वाइवल उसके लिए इंश्योर करवाता है और आपकी बातें करता है। इसमें अपेंडिक्स 1 क्या कहता है, जिसमें मोस्ट इंडेंजर्ड यानी कि बहुत जल्दी लुप्त होने वाले हैं आपके प्लांट्स और एनिमल्स, जिसके अंदर गोरिल्ला, सी टर्टल, जितने भी ये आते हैं देखने को मिलते हैं और ये थ्रेटेंड होते हैं, इनका एक्सटेंशन खत्म होने के लिए होता है। ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोहिबिट करते हैं हम, लेकिन ध्यान रखना इनका एक्सेप्ट व्हेन द पर्पस ऑफ इंपोर्ट इज नॉट कमर्शियल, ये उसको चीज़ को इंपोर्ट करने से मना नहीं करते जिसका कमर्शियल पर्पस नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिसर्च आपको करनी है तो आप कर सकते हैं, ये अपेंडिक्स 1 में लिखा गया है। क्लियर, दूसरा अपेंडिक्स 2 है, ये वो है नॉट नेसेसरी नाउ थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन, मतलब नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है बट हाँ एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। बट ये जो है आपकी ट्रेड जो है इसका क्लोजली कंट्रोल देखने को आपको मिलता है। इसके अंदर जो है बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं आपकी लिस्टेड होती हैं, जैसे कि पैडल फिश, लायंस, ये कोरल्स, महागनी, ये सारे देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल सेम स्पीशीज़ देखने को आपको मिलती है कंजर्वेशन रीजन के कारण। क्लियर,
और ये इनका जो ट्रेड होता है ऑथराइज किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, एक्सपोर्ट परमिट दिया जाता है और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ को इंपोर्ट नहीं कर सकते अपेंडिक्स 2 के अकॉर्डिंग। क्लियर। अपेंडिक्स 3 क्या आता है, जिसमें आपकी स्पीशीज एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि हाँ वो ट्रेड को रेगुलेट करेगी और कोऑपरेट करेगी दूसरी कंट्रों के साथ, ताकि जो है आपका इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट ना हो पाए। लाइक फॉर एग्जांपल मैप टर्टल, वॉलरसेस, केप स्टेज, बीटल्स, ये सारे के सारे अपेंडिक्स 3 में देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर। और इनका जो ट्रेड है वो अलाउ होता है ओनली ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट परमिट्स और सर्टिफिकेट। इनका ट्रेड तभी परमिट होगा जब आप परमिट्स और सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तब आप इसको ट्रेड को कर सकते हैं। ये होता है अपेंडिक्स 3 के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लू कलर ऑफ द सी इज ड्यू टू, मैंने अभी आपको बताया था, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। नीले प्रकाश का बिखराव होता है, जिसके कारण ये आपको देखने को ऐसे मिलते हैं। ब्लू कलर ऑफ द ओशन, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ये सब कुछ आपका स्कैटरिंग के कारण देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया था एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब आपकी लाइट जो होती है बेंड होती है, लाइट बेंडिंग, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज रिफ्रैक्शन। क्लियर। डायमंड चमकता है, रिफ्रैक्शन। मिराज का फिनोमिना, रिफ्रैक्शन। क्लियर। और ये सारी चीज़ें। और अगर यहाँ पे शाइन वर्ड आ जाए, जैसे कि आपका डायमंड शाइन करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। रेनबो, आपका जो है आपका रेनबो होता है, 7 रंग दिखते हैं उसके अंदर, वो भी TIR का फिनोमिना, रिफ्रैक्शन भी होता है उसके अंदर। उसके अंदर तो डिस्पर्जन भी होता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपका 7 कलर का फिनोमिना देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सतलज रिवर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सतलज रिवर यहाँ से है जी, ये सतलज रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है, शिपकिला पास से एंट्री करती है इंडिया में और आगे चलती जाती है। और ये स्टार्ट होती कहाँ पे है, डेट इज कॉल्ड इट्स रक्षाताल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रक्षाताल में ये स्टार्ट होती है तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर राकास लेक और जो है रक्षसा ताल, इससे स्टार्ट होती है तिब्बत के अंदर और इंडिया में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश से शिपकिला पास से। क्लियर। वेरीनाग पास की अगर हम बात करते हैं, वेरीनाग पास जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी क्या, झेलम रिवर। झेलम रिवर स्टार्ट होती है पीर पंजाल को क्रॉस करके, कश्मीर वैली को क्रॉस करके निकलती है यहाँ से। ठीक है। रोहतांग पास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ब्यास और जो है रावी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और बाकी मैंने इनके ऋग्वेदिक नेम आपको बताए थे, डेट इज वितास्ता किसका बताया था, झेलम का, झेलम का। क्लियर। और रावी का नाम था आपका पुरुषनी। क्लियर। और ब्यास का जो नाम था वो था बिपास, ये आपको बताया था मैंने पिछली क्लासेस में भी। क्लियर। और उसके बाद ब्यास हो गया, रावी हो गया और झेलम हो गया चेनाब जो है असीकनी इसको कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इंडस जो है सिंधु रिवर इसको कहते हैं। सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी अगला क्वेश्चन। इंडिया का 5 साल का प्लान है जो रशिया से हमने बोरो किया था। ये 5 साल का प्लान जो है रशिया से हमने जब बोरो किया था, तो पहले लीडर बताइए रशिया के जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट करवाया था रशिया के अंदर। तो इनका नाम है जोसेफ स्टैलिन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे का कॉन्सेप्ट भी हमने लिया है, प्लानिंग कमीशन का भी कॉन्सेप्ट हमने लिया है, 5 ईयर प्लान का। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारे इंडिया में INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब जो है आपका सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अपनाया था, यानी कि हम सोशलिस्ट पैटर्न मतलब सोसाइटी के लिए भी हम बात करेंगे, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, ये बोला था उन्होंने 1955 के अवधि सेशन के अंदर इन्होंने अपनाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कब अपनाया था, 1955 अवधि सेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखिए जी, लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री जो होता है वो कौन सी लिस्ट के अंदर सम्मिलित होती है, तो ये सम्मिलित होती है आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट में यूनियन प्लस स्टेट दोनों बनाएंगे और यूनियन लिस्ट में यूनियन बनाएगी। अगर कोई कहीं पे भी लिखा नहीं होता तो उसमें पार्लियामेंट दखलंदाजी करती है। रेजुडरी लिस्ट में जैसे कि आपका साइबर लॉ वगैरह आ जाता है, इसमें जो है आपका कौन पार्टिसिपेट करता है, रेजुडरी, क्योंकि साइबर की चीज़ें अभी आने लगी हैं। 2013 में तो हमारी साइबर पॉलिसी हमारी बनी थी। क्लियर। और एक मैंने आपको बताया था 5 सब्जेक्ट जो है हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग स्टेट लिस्ट से हमने कंकरेंट लिस्ट में डाले थे, समवर्ती सूची में डाले थे स्टेट लिस्ट से। क्लियर। वो 5 सब्जेक्ट कौन से थे, एक था एजुकेशन था, एक था आपका फॉरेस्ट था, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, और वेट एंड मेजर्स। ये 5 चीज़ें जो थी हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाली थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। 9 और 10 पार्ट भी अभी आएगा, तो देखते हैं। बाकी जो अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू सो मच।